हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष, जो केंद्रित है मेरी हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी यूपीएचएससी परीक्षा, यूपी जीडीसी परीक्षा, यूपी जीआईसी, यूपी पीजीटी, टीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न, प्रिय प्रवास महाकाव्य में राधा का विरह किस रूप में परिणत हो जाता है? किसकी बात कर रहा है? बात की गई है प्रिय प्रवास महाकाव्य में राधा का विरह किस रूप में परिणत हो जाता है? तो ये परिणत हो जाता है, इस पर बात करते हैं। पहले उससे पहले बात की जाएगी प्रिय प्रवास जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई। प्रिय प्रवास रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई। ये 1914 में लिखी गई रचना है। और जब प्रिय प्रवास की बात की जाती है तो ये हिंदी साहित्य इतिहास में खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य के कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। यह महाकाव्य लगा है, लेकिन ये महाकाव्य किसका है? प्रथम के अंदर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, कब प्रकाशित है? 1914 ईस्वी में प्रकाशित है। लेखक कौन है? हरिओद उनका उपनाम है, पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब यहाँ बात की गई कि इसमें जो राधा का विरह है वो किस रूप में परिणत हो जाता है। जो राधा है और कृष्ण है उन्हें यहाँ लोक सेवक लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ विकल्प है विलाप में, लोक कल्याण और विश्व प्रेम में, कृष्ण की प्रतीक्षा में आत्महत्या तक या योग साधना में। अभी मैंने कहा कि राधा और कृष्ण को लोक सेवक लोक सेविका के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो क्या हो जाएगा? लोक कल्याण और विश्व प्रेम में परिणत हो जाता है राधा का विरह। किस रूप में परिणत हो जाता है? लोक कल्याण और विश्व प्रेम में। ठीक है। शेखर एक जीवनी में शेखर का शशि के प्रति आकर्षण किस मानवीय मनोवैज्ञानिक ग्रंथि को छूता है? शेखर एक जीवनी किसके द्वारा रचित रचना है? किसका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी, जीवनी लगा है लेकिन ये विधा है उपन्यास। कौन सी विधा है? उपन्यास। और उपन्यास में भी ये किसके द्वारा लिखा गया? ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया। और ये कैसा उपन्यास है? ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो यहाँ देखेंगे कैसा उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें शेखर एक जीवनी कितने भागों में है? तो ये 2 भागों में है, प्रथम भाग और दूसरा भाग। शेखर एक जीवन में शेखर का शशि के प्रति आकर्षण किस मानवीय मनोवैज्ञानिक ग्रंथि को छूता है? भय ग्रंथि, विद्रोही और स्वतंत्र चेतना का विकास, अपराध बोध, केवल शारीरिक आकर्षण। तो यहाँ जब शेखर का शशि के प्रति आकर्षण है वो विद्रोही और स्वतंत्र चेतना का विकास है। ठीक है। मलबे का मालिक कहानी में गनी मियाँ का अमृतसर की गलियों में अपनी पुरानी चौखट चूमना क्या दर्शाता है? मलबे का मालिक ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई कहानी है। किसके द्वारा प्रस्तुत है? मोहन राकेश के द्वारा। इसमें जो गनी मियाँ है ये लाहौर में रहते हैं, क्योंकि जब भारत विभाजन हुआ था तो विभाजन के समय वो पाकिस्तान में ही रह जाते हैं। लेकिन वो हॉकी मैच देख के बहाने भारत में आते हैं और भारत में अमृतसर में आते हैं। तो वहाँ आकर वो अपनी पुरानी गलियों में जाते हैं जहाँ वो गनी मियाँ अमृतसर की गलियों में अपनी पुरानी चौखट चूमना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये पूछा गया। तो वहाँ दर्शाता है मकान की कीमत नहीं, वो तो मलबे में परिवर्तित है। सांप्रदायिकता से ऊपर यादों और जड़ों का मोह, पाकिस्तान की गरीबी या गवाह की तलाश। तो याद रखिए ये था गनी मियाँ का सांप्रदायिकता से ऊपर यादों और जड़ों का मोह। क्या था? जड़ों का मोह, यादों का मोह। जो वो वहाँ पर अपने जो पुराना मकान है उस पर आते हैं। उनका जो बेटा है उसको भी मार दिया जाता है, उसका भी दंगों में हत्या कर दी जाती है। और उनका जो मकान है जो मलबे में परिवर्तित है उसमें उस पर भी अधिकार किया हुआ है, और जो व्यक्ति है उसको भी ये लगता है कि कहीं ये इस पे अधिकार ना कर ले। ठीक है। तो वहाँ एक कुत्ता है जो प्रतीकात्मक अज्ञे के रचनाओं में मिलता है। सॉरी, मोहन राकेश के यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, जो उस व्यक्ति पर भोगता है जब वो उसके पास जाके देखता है। किसको? जिसने उस पर हक जमाया हुआ है। बिहारी के दोहों में नायिका का अपने नायक को चिट्ठी न लिख पाना और कहना
कही है सबूतेरो हियो मेरे हिये की बात किस मानवीय सूक्ष्मता को प्रकट करता है। यहाँ किसकी बात की गई? बिहारी के दोहों की। में नायिका का अपने नायक को चिट्ठी न लिख पाना, क्या कहना कहिए सबूतेरो हियो मेरे हिये की बात किस मानवीय सूक्ष्मता, अनपढ़ होने को, लोक लज्जा और प्रेम की मूक अनुभूति को, कागज की कमी को, दूध पर अविश्वास को। तो याद रखिए यहाँ जो मानवीय सूक्ष्मता है वो है लोक लाज। लोक लाज और प्रेम की मूक अनुभूति को ही यहाँ मानवीय सूक्ष्मता के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास की मृणाल का दुख किस व्यवस्था की उपज है? त्यागपत्र उपन्यास की मृणाल का दुख आर्थिक तंगी, संकुचित सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं की, राजनीतिक अस्थिरता, शारीरिक बीमारी। त्यागपत्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये इसके लेखक हैं जैनेन्द्र, और जैनेन्द्र के उपन्यासों का क्रम अधिकतर पूछा जाता है। सुनीता कल्याणी त्यागपत्र, ये इनके जो उपन्यास है उनका क्रम आता है, तो याद रखना है। बात करते हैं कि जैनेन्द्र ने त्यागपत्र कैसा उपन्यास है, ये भी आपका मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है। अब यहाँ जो बात की गई मृणाल का दुख किस व्यवस्था की उपज है, तो ये उपज है संकुचित सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं की। किसकी उपज है? संकुचित सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं की। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह पंक्ति किस निबंध की है? किसकी बात कर रहा है? कविता का अंतिम लक्ष्य। और जब कविता का अंतिम लक्ष्य बताया गया हो तो बात किसकी की जा रही होगी? कविता की ही की जा रही होगी। और कविता क्या है, निबंध किसका है? शुक्ल के द्वारा लिखा गया। कहाँ प्रकाशित है? चिंतामणि भाग 1 में प्रकाशित हुआ था 1939 में। पहली बार कविता क्या है उपन्यास निबंध कहाँ प्रकाशित हुआ था? इंदु पत्रिका में। कहाँ प्रकाशित हुआ था? 1909 में इंदु पत्रिका में। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो यहाँ हो जाएगा रसात्मक, सॉरी यहाँ पूछा है किसका है, तो किसका है? कविता क्या है? ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित निबंध है। अभी मैंने बताया कि ये 1909 में कहाँ प्रकाशित हुआ? इंदु पत्रिका में। लेकिन ये उसके बाद कहाँ प्रकाशित हुआ? चिंतामणि भाग 1 में। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध प्रकाशित हुए थे? चिंतामणि भाग 1 में ये 1939 में प्रकाशित हुआ और इसमें 17 निबंध है। कितने निबंध है? 17। उनमें से कविता एक क्या है भी एक निबंध है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलिदान पर निर्भर हो, यह विचार शुक्ल जी ने किस निबंध में व्यक्त किया? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलिदान पर निर्भर हो, ये किस निबंध का है? करुणा, लोभ और प्रीति, श्रद्धा या लज्जा। तो याद रखिए ये सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलिदान पर निर्भर हो, ये लोभ और प्रीति में कहा गया। और ये उपन्यास जो निबंध है ये भी कहाँ प्रकाशित हुआ? ये भी चिंतामणि भाग 1 में ही है। भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन से किस प्रकार के निबंध है? तो भाव मनोविकार संबंधी भी और सैद्धांतिक विचार वाले उपन्यास भी, वो निबंध भी चिंतामणि भाग 1 में प्रकाशित हुए हैं। ठीक है। कफन कहानी में घीसू और माधव द्वारा कफन के पैसों से शराब और पुड़िया खाना किस मानवीय त्रासदी का चरम है? किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद के द्वारा, सन 1936। ठीक है। अब बात की गई है किस त्रासदी को दर्शाता है? उनकी दुष्टता को, भूख के आगे नैतिक मूल्यों की मृत्यु का, या उनकी धार्मिक आस्था का, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का। तो याद रखिए ये मानवीय त्रासदी का चरम है भूख के आगे नैतिक मूल्यों की मृत्यु का। किसका है? भूख के आगे नैतिक मूल्यों की मृत्यु का। असाध्य वीणा में मौन का क्या महत्व है? संगीत की अनुपस्थिति, अहंकार का विसर्जन और सत्य से साक्षात्कार, सभा की शांति, राजा का क्रोध। असाध्य वीणा में मौन का महत्व है अहंकार का विसर्जन और सत्य से साक्षात्कार। असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित रचना है? अज्ञे के द्वारा लिखित रचना है। ठीक है। किस में प्रकाशित हुई थी? उनके किस काव्य संग्रह में है? आंगन के पार द्वार। किस में है? आंगन के पार द्वार। ठीक। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का अंतिम वाक्य, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, किस मानवीय संवेदना को दर्शाता है? उसने कहा था कहानी में किसकी बात करता है? लहना सिंह की। लहना सिंह अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, इस मानवीय संवेदना को दर्शाता है। फल खाने की इच्छा,
यादों और वचनों के प्रति अटूट निष्ठा, घर लौटने की खुशी या युद्ध की थकान। तो यादों और वचनों के प्रति अटूट निष्ठा उसने कहा था। ठीक है। कामायनी की चिंता सर्ग में हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठे मनु की स्थिति किस मानवीय दशा को दर्शाती है? जब यहाँ पंक्ति आई है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, तो ये कामायनी की शुरुआती पंक्तियां हैं जहां से चिंता सर्ग शुरू होता है, और चिंता सर्ग कामायनी का प्रथम सर्ग है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यही यहाँ से इस कामायनी महाकाव्य की शुरुआत होती है, चिंता सर्ग की शुरुआत होती है। तो इसमें जो मनु है उसकी मानवीय दशा कैसी है? विजय का गर्व है, एकाकीपन और अस्तित्व का संकट है, प्रकृति का आनंद या तपस्या का संकल्प। तो यहाँ पर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष। तो क्या है? एक पुरुष, एकाकीपन, और दूसरा क्या है? अस्तित्व का संकट। एकाकीपन है और अस्तित्व का संकट है। भ्रमर की सार में गोपियों के उपालम की मानवीय शैली क्या प्रकट करती है? भ्रमर के सार में गोपियों के उपालम की जो मानवीय शैली है वो क्या प्रकट करती है? उपालम यहाँ आपको बता दिया क्या है? शिकायत, कृष्ण के प्रति घृणा, उद्धव की विद्वत्ता का सम्मान, प्रेम की अनन्यता और तार्किक प्रखरता, प्रेम की अनन्यता और तार्किक प्रखरता, मथुरा की सुख सुविधाओं से ईर्ष्या। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा प्रेम की अनन्यता और तार्किक प्रखरता। ठीक है। चीफ की दावत कहानी में माँ की कोठरी से आती खर्राटों की आवाज श्यामनाथ के लिए क्या उत्पन्न करती है? चीफ की दावत जो कहानी है ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई। अब इसमें भीष्म साहनी ने श्यामनाथ जो अपनी माँ को एक फालतू वस्तु समझ की तरह उस ट्रीट करता है, तो वहां पर उसकी जो खर्राटों की आवाज आती है उससे श्यामनाथ के लिए क्या उत्पन्न होता है? माँ के प्रति सहानुभूति, कोई मतलब नहीं है। मेहमानों के सामने अपमान का बोध, थकान का अनुभव, बचपन की यादें। तो ये जो श्यामनाथ है इसे यहाँ माँ के खर्राटों के कारण मेहमान के सामने अपमान का बोध होने लगता है। क्या होने लगता है? अपमान का बोध। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का वह गीत जो मानवीय करुणा और संघर्ष की पराकाष्ठा है, आहा वेदना मिली विदाई, वह किस अवसर पर गाया जाता है? याद रखिए, पहले तो ये पूछा जाता है कि ये पंक्तियां आहा वेदना मिली विदाई ये किस नाटक के अंतर्गत कही गई हैं? तो ये स्कंदगुप्त के अंतर्गत। किसके द्वारा कही गई? देवसेना के द्वारा कही गई। लेकिन देवसेना ने ये किस अवसर पर कही थी, कैसी स्थितियों में कही थी, अब यहाँ ये पूछा गया है। तो स्कंदगुप्त के राज्याभिषेक पर, जीवन के अंतिम संघर्ष के समय समर्पण भाव से, विजया की मृत्यु पर, युद्ध विजय के उल्लास में। तो ये कही गई थी जीवन के अंतिम संघर्ष के समय समर्पण भाव से। कब कही गई थी? जीवन के अंतिम संघर्ष के समय समर्पण भाव से कही गई थी देवसेना के द्वारा। यहीं पर एक पंक्ति आती है चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत, दो पंक्ति आपसे अक्सर पूछी जाती है। हिमाद्री तुंग शुंग शुद्ध भारती, तो किसके द्वारा कही गई? वाल्का के द्वारा कही गई, चंद्रगुप्त नाटक की है। वहीं अरुण मधुमेह देश हमारा, ये किसके द्वारा कही गई और किस नाटक में कही गई? तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कॉर्नेलिय के द्वारा कही गई, ये भी चंद्रगुप्त के अंतर्गत कही गई है। और आहा वेदना मिली विदाई ये किसके अंतर्गत है? स्कंदगुप्त नाटक के अंतर्गत है। ठीक है। मैलांचल में डॉक्टर प्रशांत का बावन दास के प्रति मानवीय दृष्टिकोण किस घटना से सिद्ध होता है? किसकी बात कर रहे हैं? मैलांचल की। फणीश्वर नाथ रेणु ने डॉक्टर प्रशांत का बावन दास के प्रति मानवीय दृष्टिकोण किस घटना से सिद्ध किया? बावन दास को दवा मुफ्त में देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करता। बावन दास की मृत्यु पर गहरा शोक जताना, या बावन दास के साथ राजनीतिक चर्चा करना, बावन दास को अस्पताल का चपरासी बनाना। तो बावन दास की मृत्यु पर ये डॉक्टर प्रशांत जो है वो गहरा शोक जताता है। डॉक्टर प्रशांत कौन है? डॉक्टर प्रशांत वो व्यक्ति है जो मेरीगंज गांव के अंतर्गत कालाजार और मलेरिया पर शोध के लिए आता है, और शोध करते समय वो यहाँ के लोगों से इतना आत्मीय हो जाता है कि वो वहाँ पर उन्हीं में अपना सेवा भाव के साथ अपना चिकित्सा सेवा वहाँ पर देता है। ठीक है। और बावन दास के प्रति किस दृष्टिकोण से अपनी जो मानवीय दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करता है? तो बावन दास की मृत्यु पर उसे गहरा शोक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मीय रूप से उन लोगों से जुड़ चुका होता है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में राम के मन में छाया हुआ संशय वास्तव में क्या है? रावण की शक्ति का भय, सीता की मुक्ति का संशय, या मानवीय अंतर्द्वंद और असुरक्षा का भाव, विभीषण की सलाह पर अविश्वास। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा,
में जो राम है वो पहले तो कैसे राम है? मानवीय राम है, भगवान राम नहीं है। जैसे व्यक्ति मानवीय संघर्षों से जूझता है, वैसे ही यहाँ निराला के राम है वो मानवीय संघर्षों से जूझते हैं, वो भी हार का सामना करते हुए। कविता की शुरुआत ही होती है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा मैं, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो राम है उनके मन में छाया हुआ संशय वास्तव में क्या है? तो वह है मानवीय अंतर्द्वंद और असुरक्षा का भाव। उनके अंदर अंतर्गत भी क्या है? असुरक्षा का भाव आता है, जो निराला के राम है। और निराला के राम, जो राम की शक्ति पूजा है, वो उसका आधार स्रोत क्या है? उसका आधार ग्रंथ है कृतिवास रामायण, बंगाल की जो कृतिवास रामायण है। क्योंकि निराला बंगाल से, जन्म ही बंगाल में हुआ, तो उन पर बंगाल का प्रभाव रहा है। तो उनकी जो रचना है, इस पर किसका प्रभाव है? कृतिवास रामायण का। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती आई है। हृदय की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यह परिभाषा किस निबंध में है? अब कविता की परिभाषा है फिर से, तो आप समझ सकते हैं कविता की परिभाषा किस निबंध में है, कविता क्या है। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न, ये थी आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। कल फिर प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा अच्छे से दीजिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।